ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। आज 14 जनवरी हफ्ते की शब और लाहौर टेलीविज़न, पाकिस्तान टेलीविज़न के लाहौर मरकज़ से हम बराह रास्त रात गए की इस नशिस्त में आपने प्रोग्राम की इब्तिदा में चलने वाले पैकेज में देख लिया कि आज खिराज तहसीन ये नशिस्त उन ताजदार आवाज़ों को जो पाकिस्तान का विरसा है, जो मखमली लहजे में परी चेहरा शख्सियात की आवाज़ें थीं कि जिनके बायस दुनिया मौसीकी में पाकिस्तान का सिक्का चलता है। मौसीकी की बात की जाए तो बात हज़रत अमीर खुसरो तक चली जाएगी कि ये बदसग़ीर पाक व हिंद में मुसलमान विरसा है कि हर एक अहद की नुमाइंदा खनकती हुई आवाज़ हमारी थी। सो हमने देखा कि कभी जब 20वीं सदी की इब्तिदा में रेडियो बदसग़ीर में आया और फिल्म बदसग़ीर में आई तो फिर ज़ोराबाई अम्बाले वाली, फिर अमीर बाई कर्नाटकी, फिर उसके बाद शमशाद बेगम, फिर उसके बाद बेगम अख्तर और मलका तरन्नुम नूरजहां, रोशन आरा बेगम, और फिर उसके आगे जनाब फरीदा खानम साहिबा, इकबाल बानो, और इसके बाद जो अगर आप रेशमा जी को नाम न लें तो बहुत बदतहजीबी होगी, और अगर आप आबदा परवीन को भूल जाएं तो क्या गुस्ताखी होगी, और अगर आप जरसांगा का नाम न लें, कैसे कैसे नाम हैं। नयरा हमसे हाल ही में बिछड़ी, महनाज की आवाज़ खामोश हो गई, लेकिन ये वो हस्तियां हैं कि जो मैन इज़ मॉर्टल, लेकिन उनकी सदाएं हमेशा गूंजती रहेंगी। ये वो सदाएं हैं जो एक तरह से ख़ुद पाकिस्तान टेलीविज़न का भी विरसा हैं, मेलोडी क्वींस ऑफ पाकिस्तान। और आज की इस नशिस्त में इन आवाज़ों के हवाले से बात करने के लिए ना मेरी इतनी जुर्रत है, ना मेरा इतना इजहार है कि मैं अपने उस्ताद के सामने बात कर सकूं। पाकिस्तान टेलीविज़न में अगर उनका नाम निकाल दिया जाए किसी गलती की बुनियाद पर तो गोया हम फिर एक अहद से पे ताला लगा देंगे। बदसग़ीर पाक व हिंद में गुरु शिक्षा की रिवायत है। हम अब ज़ानू अदब तय करके सीना गज़ट में अपने उस्ताद से सीखते हैं। सो वो कि जो 1974 में पाकिस्तान टेलीविज़न में आए कि जितनी नए तजर्बात पाकिस्तान टेलीविज़न के हैं, या वो ख्वाजा नजमुल हसन के सामने हुए हैं या ख्वाजा नजमुल हसन ने किए हैं। भले वो PTV का रंगीन हो जाना, भले वो PTV वर्ल्ड का बनना हो, भले वो नाइट टाइम का आगाज़ हो, ये जो रात गए है ये भी तो उन्हीं की एक इख्तिरा ठहरी थी। जनाब ख्वाजा नजमुल हसन को हुकूमत पाकिस्तान ने सन 2005 में सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। ये पहले प्रोड्यूसर्स में से थे जिन्हें ये बिहाइंड द कैमरा किसी शख्सियत को अगर अवार्ड मिला हो। और उसके बाद इन्हें ज़लज़ले के दौरान इनकी खिदमत के सिलसिले में, क्योंकि साहब उस वक्त जनरल मैनेजर PTV इस्लामाबाद थे और ज़लज़ले के हवाले से जितनी नशरियात थी वो तमाम के तमाम ख्वाजा साहब की क्रिएटिविटी थी, और इसकी बिना पर हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें सितारा ईसार से नवाजा था। कोई ऐसा PTV का अवार्ड नहीं है जिसमें ख्वाजा साहब के काम को मुमताज़ ना ठहराया गया हो। और काम भी ऐसा कि बड़ी दिलचस्प सी बात है कि ख्वाजा साहब ने मौसीकी के प्रोग्राम किए, ख्वाजा साहब ने ड्रामा किया, ख्वाजा साहब ने शोज़ किए, ख्वाजा साहब ने लाइव ट्रांसमिशंस की। हर एक शय में एक चीज़ मुश्तरक है और वो है रिदम। और ख्वाजा साहब वो आपकी ज़िंदगी में भी है। बतौर आपके शागिर्द के मैंने हमेशा ये देखा है कि आपकी डिक्शनरी में कभी भी ये नहीं हो सकता का लफ्ज़ नहीं है। मुझे याद है कि आप किसी को कराची बैठे हुए फ़ोन उठा के कहते हैं, हाँ कहाँ हो, आ जाओ, ये कर रहे हैं, और वो हो गया और लोग आ गए। सो आज हम आपसे जब ये पूछना चाहेंगे कि ये जिन मेलोडी क्वींस का हमने इंतखाब आज की नशिस्त में किया है कि जिसमें ख़ुद मलका मौसीकी रोशन आरा बेगम से शुरू करें और फिर उसके बाद मलका तरन्नुम नूरजहां, कैसी आवाज़ जो खालिद हसन ने लिखा कि शी वॉज ए जॉनरा ऑफ हर ओन काइंड, या फिर उसके बाद हम फरीदा खानम जी पे आ जाएँ, मलका गज़ल पे, या फिर हम इकबाल बानो पे आ जाएँ, या फिर हम नाहिद अख्तर पे आ जाएँ, या हम रेशमा पे आ जाएँ, या मलका पुखराज पे आ जाएँ। ये सब
जितनी शबिस्तान है ये गोया सारा ख्वाजा नजमुल हसन के इर्द गिर्द हमें बिखरा हुआ मिलता है। ख्वाजा साहब, ये क्या आपका ट्रिक ऑफ द ट्रेड क्या है? आज शागिर्द को ये बतला तो दीजिए, क्योंकि मुझे खुद बिरागर एजाज़ है तो ये है कि टेलीविज़न पे जिन कदमों की खाक उठा के हम पहुँचे हैं, आप उसमें सर फहरिस्त हैं। इस प्रोग्राम में आने पे मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। Thank you so much. In fact, thank you for calling me because television is my second home. मेरा यानी आज टेलीविजन इज योर फर्स्ट होम। हाँ, फर्स्ट क्योंकि फजल आपने अक्सर कहा ये नहीं आते। नहीं, और स्पेशली ये वाला स्टूडियो ए जहाँ पे मैंने बेहतरीन काम किया। आप देखिए मैडम नूरजहां यहाँ पे, रोशन आरा बाई, फरीदा जी, अभी जो गाने आप देखेंगे वो सारे इसी स्टूडियोज में हुए हैं। और ये सब फनकार आप लेके आए लकीली। अच्छा, वो बड़े मजे मजे के किस्से। आज की नशिस्त में कोई फिक्स्ड जो वो स्क्रिप्ट है नहीं है, क्योंकि वो कहानियां हैं और सीना गज़ट के वाक़यात हैं। यही वाक़यात खाज वो जो है ना कि मीर ने कहा था कि रंजो गम जितने किए मैं जमा तो दीवान किया, खाज साहब ने यही सारी कहानियां जमा कर ली तो आपकी बड़ी खूबसूरत किताब है स्टार्स फ्रॉम अंडर द स्काई। मज़ा आता है। ये उर्दू में आ रही है अब, वाह, अगले महीने। वाह। अच्छा, मैं ये भी बतलाता चलूँ कि आप जानते हैं कि रात गए में आप खुद मौसीकी के आदमी, और ये रात गए आपने जिस अंदाज से बनाया था हम सिक्का बद उसी पे चलते आ रहे हैं। इसमें मौसीकी बहुत ज़रूरी है पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ। और आज जो गुलकारा नगमा सरा हैं उनका तारुफ कराए दें। बच्चों के प्रोग्राम से PTV से आपने आगाज़ किया, म्यूज़िक रूम। सबसे पहले उस्ताद अख्तर हुसैन अखियाँ से सीखा, बाकायदा गज़ल गायकी आपने मोहसिन रज़ा से सीखी, रेडियो पाकिस्तान से अवार्ड बेस्ट सिंगर का मिला, और देखने में इतनी छोटी सी लगती हैं कि अभी अभी मैट्रिक करके आई हैं साइमा मुमताज़। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। कैसे मिजाज है साइमा? आज बड़ा मेरा और आपका बहुत इम्तिहान है क्योंकि दोनों पे निगाह है। बिल्कुल। कंपेयरिंग में कोई लफ्ज गलत हो जाए तो ख्वाजा साहब की निगाह से नहीं बच सकता, और मौसीकी सवाल पैदा। बिल्कुल। अभी हम जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो सर इतनी मतलब मुझे इनके जहानत थे कि माशाल्लाह, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ इतना नहीं है, लेकिन माशाल्लाह इतनी बारीकियों को ये म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर भी जानते हैं। अच्छा, इसी से साइमा किसी बात से बात में उठाता हूँ। खान साहब, आपने अंग्रेजी में गवर्नमेंट कॉलेज से मास्टर्स किया, आपके खानदान में किसी का कोई ताल्लुक बाकायदा मौसीकी से या उस्ताद घराने से नहीं? उस तरह तो नहीं है। आप ये कैसे अब मतलब ये जो बारीकियां होती हैं मौसीकी की? मैं आपको बताऊं, मेरे मामू थे, उनको हारमोनियम भी बजाते थे, गाते भी थे, और सैगल साहब हमारे घर आया करते थे शिमला में। माय मदर्स फ्रॉम शिमला, माय फादर फ्रॉम श्रीनगर। अच्छा। तो वहाँ पे और वो मास्टर मदन, अभी जो आप देखेंगे नैयरा का जो गाना है, नैयरा हैरत से वो भी हमारे घर आया करते थे। अच्छा, पुराना एक 78 RPM का हमारे पास रिकॉर्ड प्लेयर होता था जिसपे सारा दिन जो है मेरे मामू रिकॉर्ड्स चलाया करते थे। नजीम भाई, बात ये है कि ये तो शौक की बात है, ये क्राफ्ट कैसे आया? क्राफ्ट इस सीखने से। मेरे घर में बड़ी जो बाजियां हैं उनको बड़ा सारा दिन रेडियो बजता रहता था, सारा दिन। और मेरे कानों में छोटा सा हूँ बेशक जितना भी। फिर कॉलेज में अब आप देखिए, शोएब हाशमी साहब मेरे उस्ताद थे, GCDC में उस्मान पीरज़ादा, मैं। अच्छा, उधर NCA में नैयरा। अच्छा, वहाँ से हमारी दोस्ती बहुत ज़्यादा हुई। वहाँ पे चले जाना, अरशद ने, मैंने, और वो उसने गिटार पे, अरशद ने और नैयरा ने बेगम अख्तर गाना। अब अगर आप NCA गए हो तो वहाँ एक बहुत बड़ा बोर्ड का दरख्त है, उसके नीचे बैठ के, ये 1972-73 की बात है। अच्छा, आपने 1974 में ज्वाइन किया, PTV ज्वाइन किया। हमें चूंकि एक सीक्वेंस से बात करना है, और वो सीक्वेंस कहाँ टूट जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन चलिए पहले चूंकि बरे सगीर पाक व हिंद में जो सबसे मोतबर नाम और जिसे खुद मलका तरन्नुम ने ये इस लायक तहसीन और लायक तकरीम जाना, और आपकी बड़ी उनसे साहब सलामत थी, वो मलका मौसीकी रोशन आरा बेगम। बहुत ज़्यादा। मैं एक पहले एज ए स्टूडेंट आपसे एक बात पूछना चाहूँ। मलका मौसीकी उनको कहते हैं, कराना घराने की हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे फरीदा खानम जी की भी, वो पटियाला घराने की। दोनों अताई हैं, दोनों मलकाएं हैं। बिल्कुल। क्या बात है?
तो ये कैसे कलकत्ते से उनका ताल्लुक था? आपसे पहली बार उनकी मुलाकात कहाँ हुई? देखें जी, मैं और नैयरा, हमें बड़ा शौक था जाके ना ओपन एयर थिएटर में मौसीकी सुनना। अच्छा। उस ज़माने में देखें हयात अहमद खान साहब होते थे, उन्होंने एक म्यूज़िक का वो खोला हुआ था और हर साल किया करते थे। तो हम अपने कुशन्स खुद लेके जाते थे ओपन एयर थिएटर में, पता सीढ़ियाँ होती थी, मैं नैयरा अरशद। अच्छा, जब चिड़ियाँ बोल रही होती थी उस वक्त बेगम साहिबा आती थी। अच्छा। उससे ज़रा सा पहले, और चिड़ियाँ बोल रही होती और वो गा रही होती थी और हम तो मगन हो जा। जैसे आपको पता, फिरकी जैसी आवाज़ थी रोशन आरा बेगम की, हर तरह की चीज़ गा लेती थी। वहाँ से मुझे तो उनसे बहुत इश्क हो गया, नैयरा को भी। अच्छा, फिर ये हुआ कि 68 में जब नैयरा ने ऑडिशन देने गई रेडियो, तब भी रोशन आरा बेगम ने उनका ऑडिशन लिया। तो उन्होंने कहा तुम्हारी आवाज़ इतनी अच्छी, तुम्हारा उस्ताद। उसने कहा जी मैं तो रिकॉर्ड चला के मैंने अपने आप को उस्ताद बनाया। वो इसरार साहब बाद में मिले उनको, प्रोफेसर इसरार, जिन्होंने हम देखेंगे बनाया था, वो नैयरा को तकरीबन उन्होंने उनको ग्रूम किया था। तो उसके बाद ये हुआ कि मुझे चेहरे एलोकेट हुआ प्रोग्राम रोशन आरा बेगम के। ये थे यूसुफ कामरान साहब, और अच्छा। वो इसके एंकर थे। अब किशोर के किश्वर आपे के में वो भी साथ, वो भी हमारे साथ गई। किश्वर आपा गई और यूसुफ भाई गए। हमने जाके वहाँ पे टांगे पे जाके रेलवे स्टेशन से उतरे, वो सारा। अच्छा। आप देखिएगा, चेहरे प्रोग्राम अवेलेबल है यूट्यूब पे। और आप गए लाला मूसा। अच्छा, ये मलका मौसीकी यहाँ लाहौर में नहीं रहती थी? जी वहाँ रहती थी। थोड़ा सा मैं बता दूं उनके बारे में कि किराना घराने से इनका ताल्लुक था। उस्ताद अब्दुल करीम खान इनके उस्ताद थे और वो इनके रिश्तेदार भी थे। और फिर ये हुआ कि उन्होंने इनको 15 साल सिखाया। कलकत्ता में थी, अपनी खाला के साथ रहती थी? जी, खाला के साथ। अच्छा, उसके बाद फिर इन्होंने वहाँ से क्या कहते हैं, बॉम्बे आ गई। बॉम्बे में इन्होंने 3 या 4 फिल्में की। अच्छा, उसमें चूँकि उस ज़माने में एक ये राइज था कि जो गा सकती है वही सिंगर, मतलब एक्ट्रेस हो सकती है। जैसे कि रोशन आरा, जैसे कि खुर्शीद, जैसे कि कानन बाला, मतलब ये सारे मैं आपको मैडम खुद, मैडम नूरजहां, ये सारे के सारे। अच्छा, 3 साल इनका रहा उसके साथ माहिदा। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी मौसीकी, फिर चौधरी साहब मिल गए इनको और उनसे शादी होगी, मगर शर्त ये रखी कि गाना नहीं छोड़े। हाँ। अच्छा, फिर पार्टीशन हो गया। उसके बाद वो आ गए इधर लाला मूसा। और लाला मूसा में अब ये होता था कि कभी लाहौर जाना, कभी रावलपिंडी, इस तरह उनके चक्कर लगे रहते थे। अच्छा। तो जब मैं चेहरे करने गया तो मैंने कहा जी बेगम साहिबा मैं आपको एक बात करूं, कितनी बताओ। अच्छा, वो गोद में उनके बिल्लियाँ होती थी, सारा दिन बैठी हुई 2 बिल्लियाँ। और घर में मैं एक दिन गया तो वो इतने बड़े मटके में ना रियाज कर रही। तो मैंने कहा मटके में मुँह देखे? मटके में। कहती है मेरे जो सुतेले बेटे हैं ना, वो कहती है आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। अच्छा। तो मैं इसलिए मटके, मैंने कहा मलका मौसीकी का शाना है रोशन और वहाँ से आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। तो आंखों में आंसू थे उनके, कुछ उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा, ना मैंने पूछा, क्योंकि आई कुड फील कि वो बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। तो मैंने कहा कि आप चलें, अब ये जो आजकल राग रंग 40 मिनट का होता, अब ये कम हो जाएगा वक्त, इसका लोगों के पास वक्त नहीं होगा। तो वहीदुन्निसा नाम था। जी, ये वहीदुन्निसा। रोशन आरा कैसे पड़ा? बाद में वो कहते हैं कि वो वलीउल्लाह थे, उन्होंने आवाज़ जी इनकी वालदा को यही कहा जी। कि अच्छा। उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने मुझे कहती हैं कि एक शर्त है मेरी कि मैं ये करूँगी। नज भाई, आप टीवी के आदमी हैं और ये लाइव है, एक अदद ब्रेक की जानिब जाना पड़ेगा। हम एक वक्फा ताक़ुफ़ कर रहे हैं, गुफ्तगू बहुत मज़े की है, साथ रहिएगा। ख़वातीन हज़रात, रात गए की नशिस्त में एक बार फिर खुशामदीद, जिसमें खिराज तहसीन है आज उन मखमली आवाज़ों को कि जो मेलोडी क्वींस हुई और पाकिस्तान के सर का ताज हैं। और इस मामले पे उस्ताद से बेहतर कौन बोल सकता है। शरीक गुफ्तगू हैं मोहतरम जनाब ख्वाजा नजमुल हसन साहब। मेरे हाथ में किताब है जो पाकिस्तान PNCA, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स ने मलका मौसीकी रोशन आरा बेगम पर शाये की। रात गए का ये अंदाज़ है कि आपको किताब की जानिब मबजूल कराते हैं और कोई भी इल्म हो, भले मौसीकी हो, इसके बगैर मुमकिन नहीं है। लेकिन जो आज की गुफ्तगू है, जो किस्से हैं,
वो आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे। सो बहुत अकीदत से ये प्रोग्राम देखिए, इसलिए कि खाज साहब का सीना गज़ट आज खुल रहा है और क्या क्या वाक़यात हैं जो निकल रहे हैं। हम जिक्र कर रहे थे रोशनारा बेगम का, और आप बतला रहे थे कि रोशनारा बेगम के पास आप पहुँचे किश्वर नाहिद और यूसुफ भाई के साथ चेहरे प्रोग्राम कर रहे थे, और वहाँ मैंने उनसे कहा कि जी अब राग रंग 50 मिनट से कम बिल्लियाँ होता गोद जाए। में थी। बिल्लियाँ गोद में बैठी थी। तो कहती फिर क्या होगा? मैंने कहा फिर वही होगा जो 1935 में जब आपने ऑल इंडिया रेडियो जब वजूद में आया, तो आपने वहाँ पे 3-3.5 मिनट का जो होते थे दादरे, वहाँ से शुरू किया। अच्छा, दे वर कॉल्ड, ये और मलका पुखराज क्वींस कहलाती थी ऑल इंडिया रेडियो की, दोनों 1933-34 में। अच्छा, ये मैं सवाल आपसे बाद में बाद पूछूंगा, में, ये हाँ। किस्सा पूरा कर दीजिए। अच्छा, चलिए। कि हम हमारी क्वींस क्यों हैं वहाँ पर, वो आगे चल के उधर मैं क्यों नहीं? बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद आपको पता है रोशनारा बेगम जैसा तो कोई गाने वाला है ही नहीं, फिरकी जैसी आवाज़ थी उनकी। तो कहती फिर क्या होगा? मैंने कहा जी फिर तो ये है कि दादरे आए हैं, रिकॉर्ड करते हैं। एक प्रोग्राम मेरा शुरू में करने लगा था, अंदाज अपना अपना। अच्छा। तो कहती हैं कि मेरी एक शर्त है। मैंने कहा जी क्या? कहती हैं कि जब तक तो मेरी बिल्लियों के लिए घुंघरू नहीं लेके आओगे, और वो भी शौकत साहब जो तबले, आपको पता है हमारे उस्ताद, जो किसी खातून के साथ बजाते नहीं सिवाय रोशनारा बेगम, उनसे ट्यून करा के लेके आने। घुंघरू को ट्यून कराएंगे? जी, अच्छा सुनिए, और कौन सी दुकान है फोर्ट रोड पे, वहाँ से आपने लेने, और आप शौकत साहब के पास जाएंगे। अच्छा, अब मैं वहाँ से घुंघरू लेके शौकत साहब के पास गया, हंस पड़े। तो मैंने कहा जी उनकी बिल्लियों के लिए, उन्होंने कहा फिर साथ इस तरह करें, इलास्टिक भी लेके आए ताकि मैं उसमें पिरो दूँ उनको। अच्छा। शौकत साहब बड़े ज़हीन आदमी थे, तो उन्होंने उनको ट्यून किया, वो पिरोया। अब मैं जब लेके गया तो वो बिल्लियाँ उनकी गोद में बैठी हुई थी, तो मैं अंदर एंटर हुआ, कहती लेके आए हैं घुंघरू? मैंने कहा जी इधर दीजिए। अच्छा, उन्होंने पहले एक उसके पहनाया, फिर दूसरे पाँव में एक बिल्ली के, अब दूसरी को पहनाया। अब वो छाल मार के जब छन 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 करके गई हैं, तो इनकी आंखों में आंसू थे। कहते हैं कितने दिनों के बाद नजम मैंने घुंघरू की आवाज़ सुनी है, कलकत्ते के बाद। उनकी मतलब अब देखिए कितना कॉन्फाइड मुझ में, उन्होंने इतना अच्छा मतलब समझा, जिस तरह उन्होंने मुझे वो मुंह में मटके से वो कर रही थी। तो कहती हैं कि चलें, छोटा सा अटैची केस था, उसमें उन्होंने अपनी एक साड़ी डाली, कुछ थोड़ी सी अपनी चीज़ें डाली, और उसके बाद बिल्लियों को उन्होंने खुदा हाफिज़ का, किश्वर आपा, और उनकी गाड़ी में हम बैठे, और वो सीधा हमें इस वहाँ पे लाहौर ले आए, और आपने फिर वो दादरा रिकॉर्ड किया। वो दादरे भी शौकत साहब आए, और वो डोले रे मन हौले हौले। हमारे पास वो क्यूट है, अगर आपकी इजाज़त हो ज़रूर। तो आपका भाई दिखाइए जी ये शाहकार पीस जो है रोशनारा बेगम का। भाई वाह, क्या उम्दा है। मतलब देखा शौकत साहब बैठे हुए बिल्लियों के लिए घुंघरू। अच्छा, बिल्लियों का जो जिक्र हो गया, खान साहब इनका कुत्ता भी तो था। उस वक्त वो नहीं था। अच्छा, उसका क्या किस्सा है? बस उनको जानवर देखिए, अपने तो कोई थी नहीं ना, उनके सुतेले दो बेटे थे और एक डॉक्टर कमर। अच्छा, मैं ये भी बताता चलूँ कि 78 में जब इंडियन जो ऑल इंडिया रेडियो है उसकी गोल्डन जुबली हुई, तो यहाँ से उन्होंने 2 लोगों को बुलाया, रोशनारा बेगम और मलका पुखराज, क्योंकि ये क्वींस थी ऑल इंडिया रेडियो की। 78 में यहाँ से जब ये दिल्ली गई हैं, तो रोशनारा बेगम कहती हैं कि हम फूलों से लद गए थे, इतने फूल उन्होंने फेंके हमारे पे। नजीम साहब भाई, अब दूसरी बार चूंकि ये मलिका का जिक्र आ गया, कोई मलका मौसीकी है तो हमारी है, कोई मलका गज़ल है तो हमारी है, कोई मलका तरन्नुम है तो हमारी है, कोई मलका पुखराज है तो हमारी है, कोई मलका कोहसार है तो हमारी है, मलका सहराई है। तो ये टाइट, और या कोई बादशाह है, ये हमने नहीं दिए, ये हमने नहीं दिए जी, ये पब्लिक ने दिए उनको। तो ऐसा क्या वजह है कि ये मट्टी बहुत ज़रख़ीज़ है, और वहाँ पे कोई मलका नहीं हो सकी? इसलिए कि लता जी ने किसी को आने नहीं दिया। अच्छा, एक और बात भी तो है माफ़ कीजिएगा कि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है म्यूज़िक जी, की, गज़ल में जी, लेकिन वहाँ से फिल्म का म्यूज़िक नजर, सिर्फ फिल्म का। देखिए, एक परवीन सुल्ताना है, वो भी बेचारी, मतलब इतना उन्होंने नाम नहीं कमाया क्योंकि वो फिल्म में जाना चाहती थी, फिर वो बीच में बड़े मसाइल हो गए, तो इसलिए वहाँ पे क्लासिकल जो था ना, वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटली आपको बिल्कुल अगर जहन में हो तो ज़्यादा उनके बहुत। अच्छा, हम अब एक और अब अगली लेकिन मलका मौसीकी के जिक्र को इख्तिताम कोई बहुत खुशगवार नहीं। सबब ये था कि अकेली थी और बहुत तन्हा थी, हार्ट का उनको हो गया था आर्जा, और 82 में फिर वो हमसे रुखसत हो गई।
अच्छा, बल्कि उन्होंने कहा भी, एक दिन उन्होंने प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक से कहा कि मैं चाहती हूँ कि किसी मुझे इंस्टीट्यूट में मैं लड़कियों बच्चियों को सिखाऊं म्यूज़िक, क्योंकि अच्छे घर की बच्चियां मैं उनको बड़े अच्छे तरीके से सिखाना चाहूँगी। मगर आपको पता ही है कि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, पीएनसी हो गया, ये वो, वहाँ पे तो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप होता है ना। अब रोशन आरा बेगम या मैडम नूरजहाँ को कौन रखेगा? जिस तरह सलामत अली खान कहते थे, मैं गेट पे बैठा रहता था, अंदर से कोई आता ही नहीं था लेने के लिए। ये एक अलग बड़ा अफसोसनाक पहलू है जिस पे किसी और बहुत नशिस्त में अफसोसनाक। बात करते हैं। जी। आपने जिक्र किया रोशन आरा बेगम के हवाले से कि आपसे बिल्कुल ऐसे कन्फाइड करती थी जैसे आप दोस्त हों। जी। ख़ान साहब, आप फ़कत रोशन आरा बेगम के दोस्त नहीं थे। क्या सबब है कि आपसे जितनी ज़्यादा राज़ो न्याज फरीदा खानम ने किए, बहुत ज़्यादा। मैं इकबाल बानो के हवाले से अभी दो वो बाद किस्से में भी आएंगे। सुनाएंगे। लेकिन चलिए अब फरीदा जी की बात कर लेते हैं, एक और मलिका गज़ल, और वाकई रियल गज़ल। और फिर ये एक और पक्का गाना गायकी में पटियाला घराने का नाम, उनसे। आशिक अली खान साहब। अच्छा, उस्ताद। उनसे कैसे पहली मुलाकात? देखिए, मैं 74 की बात है, जब मैंने ज्वाइन किया तो एक प्रोग्राम होता था सुखनवर। अच्छा। अख्तर वकार अजीम साहब असल में वो बहुत बिजी होते थे, वो भी थे प्रोग्राम्स मैनेजर भी थे, प्रेजेंटेशन कंट्रोलर भी थे। तो मेरी ड्यूटी होती थी कि रिहर्सल मैं करवाऊं। अच्छा, पैनल पे वो आ जाया करते थे। उस वक्त ऑडियो वीडियो लाइव होता था। अच्छा। जो म्यूजिशियंस थे वो ऑफ कैमरा बैठते थे। और अच्छा, उसमें ये हुआ कि अतर नफीस का प्रोग्राम था, तो ये फरीदा जी को 2 बजे का टाइम दें तो वो 4 बजे आती थी। अच्छा, बहुत हैं तो बहुत अच्छी गायिका, हर चीज़। तो वो चाबियाँ घुमाती हुई कॉरिडोर में, ये जो कॉरिडोर है वहाँ पे हमिंग करती हुई। अच्छा, अब वो मास्टर मंजूर साहब हमारे बड़े अच्छे कंपोज़र थे, उन्होंने वो ट्यून बनाई, वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अगर आपको याद हो। जी बिल्कुल। अच्छा, अब वो आई तो उन्होंने, अच्छा फरीदा जी की आदत है टेक्स्ट नहीं देखना, तो मैंने कहा फरीदा जी टेक्स्ट कहती बड़ा खपाण गया, हाले रहन दो, पहले सुना तो से ट्यून है की। अच्छा, अब इन्होंने ये फरीदा जी में ये खूबी है, हम हमिंग करके देखती थी ये किस राग से किस राग पे गए। अगर तो उनका पसंदीदा एमन या जो भी वो हो तो फ़ौरन हामी। अच्छा, अब उन कहती हाय बड़ा ठंडी ट्यून है, तो उसने कहा हुण बीबी है इसमें गर्मी कितों पावा, तो ए बड़ी चंगी है कि तुसी गा के ते देखो। अच्छा, अब चूंकि प्रोग्राम नेक्स्ट डे चलना था, लिहाजा वो मजबूर थी, ऑडियो वीडियो इकट्ठे होनी थी। अब आप देखिए क्या शेर है जो उन्होंने किस खूबसूरती से अंदाज किया। एक आग गमे तन्हाई की जो सारे बदन में फैल गई, जब जिस्म ही सारा जलता हो फिर दामन। अच्छा, गा के सुनाइए। एक आग गमे तन्हाई की जो सारे बदन में फैल गई, जब जिस्म ही सारा जलता हो फिर दामने दिल को बचाए क्या। अच्छा, अब वो ऐसा गाना गाया उन्होंने कि मुझे कहती हैं कि ख्वाजा जी असल विच मेरे उस्ताद ने 10 साल मेरा बेस बनाया था। ये जो मैं बहलावे और ऑफ बीट गाती हूँ ना, ये किसी और, वैसे वाकई किसी और की बस की बात नहीं। आपने देखा कि फरीदा जी को कोई नहीं गा सकता। कोई नहीं। अब ये चूँकि आपने अब एक और बड़े रिमार्केबल लैंडमार्क फरीदा जी का जिक्र कर दिया, और ये हमारे पास ये गाना भी, ये गज़ल भी उनकी बाकी सिद्दीकी साहब की गज़ल थी। और ये किस ये कौन सी वाली? ये जिसका अतर नफीस की थी। और इसका म्यूजिक किसने बनाया था? मास्टर मंजूर हुसैन। देखो मुझे नाम भी याद है वरना भूल ये जाता। ज़रा इसके ऊपर ज़रूर स्क्रॉल पे ज़रूर चला दीजिएगा, क्योंकि ये हमारे नाजरीन की एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और क्या ही अच्छा हो कि आप अगर इसका क्लिप हमें दिखा दें प्रोड्यूसर। ये वाला नहीं है, हम अगला एक और अच्छा, दिखा रहे हैं जो हमारे रिहर्सल कर रही हैं। अच्छा, और वो रिहर्सल जो हो रही है वो किससे मुताल्लिक है? मैं आपको बताता जी। हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा फरीदा जी के बारे में बताऊं कि फरीदा जी जो है वो बेहद अच्छी दोस्त भी हैं। अच्छा, कभी ये होता था कि मैं और फ़ारूक, हमारा एक कमरा होता था फ़ारूक बशीर का, बल्कि वो हमारे जो थे जीएम वो कहते थे अब आप अलग कमरे ले लें। तो हमने कहा जी सारे सिंगर्स ने तो हमारे कमरे में आना है, तो हम क्यों कमरे और लें, 10 साल एक ही कमरे में रहे। अच्छा, अब बाहर से गार्ड आके कहता है जी फरीदा जी आई हैं, तो मैं अब वो बुला रही हैं दोनों को, हम गाड़ी में बैठ गए। उनका अच्छा, गाड़ी ड्राइव करती हुई गई उस्ताद दामन की, कहती बड़े दिन हो गए थे, उस्ताद जी ने कहा था कि फरीदा तेरे हाथ का मटर कीमा नहीं खाया, तो आज मैं बना के लाई हूँ और उस्ताद जी को खुद खिलाऊंगी। अच्छा, तो मैं मुख्तार बेगम की बड़ी हमशीरा उनकी बड़ी थी, मैं उनसे भी मिला हूँ, मैं उनके बारे में भी बताऊंगा। अच्छा, अब ये हुआ कि हम गए, इन्होंने अपना पहले झाड़ू दिया, छोटा सा सैन, वो शाह हुसैन की जो कोठरी थी ना, जी जी, उसमें रहते थे उस्ताद दामन। अच्छा। और छोटी सी कोठरी में उनकी लाइब्रेरी, फैज साहब भी वहीं आया करते थे उनके पास।
भाई इतना हसीन आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, उस्ताद दामन जैसा। तो वो फरीदा जी ने छोटा सा मेज़ रखा, उस पर अखबार रखा, बूट में से उन्होंने सारी चीज़ें निकाली, फिर उनको उस्ताद जी को बुलाया, उस्ताद जी साथ बैठे कुर्सी पे, अब निवाले बना बना के उनके मुंह में खिला रही हैं और उनकी आंखों में आंसू पहली मर्तबा मैंने उस्ताद जी के देखे। उसने कहा फरीदा मैं तेरे वास्ते एक नवी चीज़ बनाई है। उस वक्त वो मिर्ज़ा जट कर रहे थे, 84 की बात है। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी दसो। मैं लिखे मैं जट्टी 5 दरियावां दी मेरे लहरां वर्गे। अच्छा, जो 5 दरिया की जट्टी होगी उसके बाल तो फिर लहरों वाले अगर ना हुए तो देख कितनी खूबसूरत सोच है, देखे इतनी हसीन सोच। और एक पंजाबी गाने के लिए अच्छा उन्होंने कहा बड़ा सोहना तुसी बीबी को, बीबी का मतलब मैडम नूरजहां, करवाना तो उन्होंने मैडम से ही था, वो वैसे उनको प्यार से वो कह रहे थे, तो वो फिर मैडम ने गाया। अच्छा, अब उसके बाद फरीदा जी हम वहाँ से आ गए और मुख्तलिफ कभी हमने टीवी जाना, फिल्म देखनी फरीदा जी के साथ। फरीदा जी ने भी फिल्म में काम किया और जी, एक फिल्म थी उसमें अपना सबिया खानम के साथ थी, तूफ़ान उस फिल्म का नाम था और वो बहुत चली नहीं थी फिल्म, बट देन उनको फिर उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया था कि अब सिर्फ गज़ल ही है। लेकिन जब फरीदा जी का जिक्र आता है खान साहब, तो ये भी ज़रूर बतलाते चाहिए कि सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान उनका मैदान नहीं था, बल्कि अफ़गानिस्तान में फ़ारसी ज़ाहिर शाह की पसंदीदा। मैं आपको बताऊं कि ये दोनों इकबाल बानो भी और फरीदा जी भी शहंशाह ईरान हर साल जो होता था ना, अब तो बेचारा अफ़गानिस्तान का बुरा हाल बांके दिहाड़े, तो वहाँ पे हर साल जो होता था ना, ये कहते हैं जो इनका हर म्यूजिकल जी होता था, उसमें ये दोनों जाया करती थी, बड़े और फारसी के खिलाफ फारसी का। अच्छा, अब हम जो दिखाने जा रहे हैं क्लिप, जी मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, एक दिन मैंने प्रोग्राम अंदाज़ अपना अपना शुरू किया, 81 की बात है ये, तो फरीदा जी का जो जिसमें रोशन आरा का भी आपने देखा, तो वही प्रोग्राम फरीदा जी का भी था। तो रिहर्सल के लिए आई और आके तो खलील साहब ने बाजे पे ये सुनाया, मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, तो कहती ज़रा रिहर्सल करते हुए सोचती ख्वाजा जी चंगा लगेगा मेरे उत्ते, मैंने पैरों में पायल ए तुसी नाहिद अख्तर कोल करा रहे। मैंने कहा जी देखें जो पीछे शायर बैठा हुआ है ना बेचारा, वो कहता है मेरी ज़िंदगी के आखिरी ख्वाहिश है मरने से पहले कि मेरी कोई गीत या गज़ल फरीदा जी गा दे। अच्छा, इन्होंने मुड़ के देखा तस्लीम फाजली बैठे हुए थे, बड़े बुरे हाल थे और उनकी डेथ भी वाकई अगले साल हो गई थी। उन्होंने खुद ही पेशेंट गोई की थी, मैं नेक्स्ट ईयर मेरी डेथ हो जाएगी। अच्छा, उन्होंने बड़ा तहाई विचारा, नहीं मैं हम ज़रूर करांगी। अच्छा, वो दिल की भी बड़ी अच्छी थी। अब इन्होंने वो वाली, अच्छा उन्होंने रिहर्सल कर रही थी, मैंने कैमरा ऑन कर दिया। अच्छा, अब आप ये देखिए कि किस तरह उन्होंने यूँ पिक किया। दिखाइए जी भाई, ये कैमरा ऑन हुआ क्या? अच्छा अच्छा खान साहब, फरीदा खानम पे गुफ्तगू को तमाम करने से पहले जी ये ज़रूर चाहता है, मैडम नूरजहां अपनी जगह एक बहुत खुश शक्ल, खुश लिबास, आपकी जो साड़ियों की कलेक्शन है, लेकिन एक अपना ही स्टाइल था। क्या देखिए जी, सबसे बड़ी बात बीबी मुख्तार बेगम जो थी ना इनकी, उनमें बड़ा ग्रेस था। उन्होंने मैडम नूरजहां को भी ग्रूम किया जी, और फरीदा जी तो थी उनकी छोटी, कैलकाटा में पैदा हुई थी, वहीं पे उनका मेडन थिएटर होता था जहाँ पे आगा हशर काश्मीरी। अच्छा, ये उस तरह का थिएटर था, तंबुओं में होता था उस ज़माने में, और जो कुर्सियाँ होती थी ना, आपको याद होगा शादी की एक ज़माने में हमारे होती थी सफ़ेद, उसके ऊपर वो लगा होता था, उस तरह का। जिस दिन बारिश होती थी वहाँ पे उस दिन वो कैंसिल हो जाता था। देखिए वहाँ जद्दन भाई ने गाया, वहाँ बेगम अख्तरी भाई फैज़ाबादी ने गाया, यानी मैडम नूरजहां ने गाया, इन इतने बड़े बड़े नामों ने वहाँ पे मुख्तार बेगम के उसमें। अब गाने की बात हो रही है और हम फरीदा खानम से अब मलका तरन्नुम नूरजहां का जिक्र आ गया है, तो अब साइमा की आवाज़ में भी सुन लेते हैं गाना, बहुत देर हो गई। पहले मैडम के बारे में बात ना कर ले, या पहले गाना सुन लेते हैं? नहीं पहले, अच्छा, पहले मैडम चलिए, जैसे आप कहते हैं। देखें जी, 81 की बात थी, मुझे कमर आफ्ताब साहब यहाँ GM जी, तो उन्होंने कहा कि नजम बात सुनो, मैं तुम्हें एक टिप दूं। मैंने कहा जी क्या? तो मैं बड़ा, आपको पता है हर काम में मैं फर्स्ट एंड, मैंने कहा जी बिल्कुल। कहते तुम म्यूज़िक पकड़ लो, क्योंकि देखो यहाँ पे सायरा काज़मी भी है, यहाँ पे शहजाद खलील है, मैं ख़ुद हूँ कमर आफ्ताब ड्रामे का, यावर हयात भी हैं, अच्छा इसके बाद मोहम्मद निसार हुसैन है। तो मैंने कहा जी कर दीजिए। अच्छा, नेक्स्ट डे उन्होंने एक सर्कुलर निकाल दिया कि मैं म्यूज़िक का प्रोड्यूसर, और मंडे को होती थी हमारी मीटिंग प्रोड्यूसर्स की। उन्होंने अनाउंस किया जी अक्टूबर 1981 8 बजे चलेगा वारिस ड्रामा और 7:30 तरन्नुम। मैंने कहा जी किसी ने बात की है ना? कहते कोई नहीं, आप करेंगे, हमने तो लॉन्च कर दिया, हंसते शुरू कर दिया। अब फ़ारूक उस वक्त वो रफ़ीक साहब के, तो मैंने कहा फ़ारूक
यार अब तो मारे जाएंगे, अगर ना हुआ तो कितनी बेइज्जती हो, चलो चले मैडम की तरफ। हमने टूटी हुई गाड़ी, जो मैं पता लाल गाड़ी, रात कल भी वही आई हुई थी उसी गाड़ी, अभी तक वही गाड़ी चल रही है लाहौर सेंटर पे। तो हम, मैं और फ़ारूक उस गाड़ी पे गए। अच्छा, हमने पहले फ़ोन किया मैडम को, तो मैडम ने कहा 11 बजे आइएगा, क्योंकि मैं 2 मेरे 3 गाने। हम उनके घर गए। अच्छा, चाबियाँ घुमाती, उधर बाबा जी बैठे हुए और साथ मन्नो भाई म्यूज़िक। अच्छा, मैंने उनसे पूछा, कहते जी मैडम ने कहा है 24 घंटे यहाँ पे म्यूज़िक बजना चाहिए, जिस दिन ये म्यूज़िक बंद होगा समझो नूरजहाँ अब नहीं है रही। तो जो टाइम है ना, मैडम कहती थी चाहे मैं मेकअप कर रही हूँ, चाहे मैं किचन में हूँ, आपने उसी टाइम के वो वाला राग, यानी शाम है तो एमन है, सुबह है तो भैरो, मतलब इस तरह का। और वो मैडम साथ साथ रियाज भी करती रहती थी। तो खैर वो आई तो कहती जी कैसे है, मैंने कहा जी प्रोग्राम तरन्नुम हम चाह रहे हैं आपके साथ। अच्छा, नाम तो अच्छा है, और क्या होगा, मैंने कहा जी 2 गज़लें होंगी, वो कौन बनाएगा, मैंने कहा जी उस्ताद नदरुल हुसैन। कहती है कि वो भी बड़ा अच्छा है। तो मैंने कहा कि फिर और क्या होगा, 2, मैंने कहा एक आपका जो उर्दू की मशहूर जिस तरह फैज़ साहब की गज़ल है वो, या फिल्मी, या फिर पंजाबी का। कहती है ये भी सब कुछ है ना, कि मैं कहा जी तरन्नुम ये भी बड़ा चंगा है। तो बात इन द मीन मैंने उनका जी तोरमे के दियोगे। अच्छा, वो अपनी उस पे आ गए। मैंने तोरमे का बतला दीजिए कि पैसे कितने। हाँ, अच्छा वो तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट, मैं बड़ा ज़हीन हूँ, मुझ में अल्लाह ने एक 6 सेंस दिए। मैं पहले से कॉन्ट्रैक्ट बना के ले गया था। उस वक्त 500 रुपये पर सॉन्ग जो था ना, हमारी जो ब्लैक बुक है, आई हैव टू फॉलो दैट ना, मैं तो अभी तक फॉलो कर रहा हूँ उसी को। मैंने कहा जी ये साइमा को गश आ जाएगा ना। अच्छा, क्यों? नहीं तो हमने तो देखो, अगर हमारी तनख्वाहें इतनी, मेरी 1200 नहीं, अगर वो लाल गाड़ी आज तक है तो कहीं यही ना चल रहा नहीं तो बात सुनो, मेरी तनख्वाह भी तो 1600 होती थी जब भाई हाथ जोड़ के। तरन्नुम एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया है, उस पर डिटेल से बात करनी है, लेकिन चूंकि आपको पता है लाइव है तो हम साइमा का गाना शामिल किए लेते, तरन्नुम पे डिटेल से बात करनी है। प्लीज साइमा, अब आप सुनाइए हमें, क्या सुना रही है मैडम का? हमारी सांसों में आज तक हो हिना की खुशबू महक। क्या अच्छा है भाई जी, वो बड़ा खुश होती थी इस गाने। वाह जी।
जैसे कोई गजल की झांझर छनक रही है कि दिल के आंगन में जैसे कोई गजल की झांझर छनक रही है हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है तड़प मेरे बेकरार दिल की कभी तो उन पे असर करेगी तड़प मेरे बेकरार दिल की कभी तो उन पे असर करेगी कभी तो वो भी जलेंगे इसमें जो आगे दिल में दहक रही है कभी तो वो भी जलेंगे इसमें जो आगे दिल में दहक रही है हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर खुशामदीद दादगाही की नशिस्त है कि जिसमें आज हम ख्वाजा नजमुल हसन के साथ जो नामवर खनकती हुई आवाज़ें हैं पाकिस्तान की मेलोडी क्वींस की, उनको याद कर रहे हैं और ये बतलाते चलें कि मलका मौसीकी रोशन आरा बेगम से फरीदा खानम से होते हुए हम नूरजहाँ मलका तरन्नुम तक आ चुके हैं। एक और किताब का हवाला आपको दिए देता हूँ। मेरे हाथ में खालिद हसन साहब की रिव्यू मिरर किताब है जिसमें मैडम के बारे में क्या खूबसूरत पेन पिक्चर है, जिसमें खालिद ये कहते हैं कि शी वॉज ए जॉनरा ऑफ हर ओन, शी वॉज अ वुमन हु लेड हर लाइफ ऑन हर ओन प्रिंसिपल्स। वो औरत के जिसने मर्दों के इस माशरे में अपने उसूलों पे जी अच्छा, मैं आपको ये भी जी। बताऊं कि मैडम नूरजहाँ या फरीदा जी या इकबाल बानो, उनकी ना कोई नानी थी, ना कोई वालिद थे, ना कोई मैनेजर था, खुद डील करती थी, खुद बात करती थी, खुद पैसे को मतलब लेन देन वगैरह किसी और को बीच में उन्होंने नजम कभी भाई, नहीं डाला। आप तरन्नुम इतना छोटा प्रोग्राम नहीं है, नहीं है। कि मतलब अपने पीक पे मैडम जी पीक पे और ये इतना- सब पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान टेलीविजन का असासा है जी। कि पाकिस्तान टेलीविजन के पास ऐसा प्रोग्राम है। मैडम इस प्रोग्राम के लिए मन कैसे, वो उस वक्त फिल्मों में इतनी मसरूफ है, कोई फिल्म नहीं बन रही पंजाबी खास तौर पे, देखें जी 18,000 वो एक गाना ले रही थी उस वक्त। और आप 500 रुपये दिलवा रहे थे 500 रुपए ब्रेक पे जाने से अच्छा पहले। सुने, हाँ उन्होंने कहा एदिश खाजा जी मेरी लिपस्टिक भी नहीं आंदी, तुसी 3,000 3,500 मन दे रहे हो। तो मैंने कहा जी हमारा तो यही, फरीदा जी को भी यही मिलता है और मेहदी साहब को भी यही मिलता है, और 500 रुपये चूँकि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आपके पास है, लिहाजा 3,500 रुपये आपको मिलेगा और 500 वो कट जाएगा क्योंकि टैक्स, इनकम टैक्स। अच्छा, उन्होंने पहले मुझे आंखों में यूँ देखती रही, उसके बाद उन्होंने उठाया और साइन कर दिया। नजम भाई, आपने अभी बतलाया कि वो अपने पैसे खुद तय करती जी हाँ, and she was very strict। वेरी स्ट्रिक्ट। कैसे मान गई, क्या कैसे कमाई? टेलीविजन पे सुने, अच्छा एक तो मैं और फरूख गए, ऊपर से उन्होंने हमें देखा ही कितने सीधे से लड़के दो आए यंग से। अच्छा मैंने ये भी कहा, मैंने कहा मैडम मुझे अभी इतना मौसीकी के बारे में इतनी इल्म नहीं ये है। आपकी पहली मुलाकात थी उनसे? जी नहीं, पहले से मुराद वो फरीदा जी के घर आती रहती थी, मगर इस तरह आपस में नहीं इस तरह बात हुई। क्योंकि इसके बाद जो आपकी एसोसिएशन डेवलप होने वाली है वो तो फिर उनकी आखिरी सांस तक गई आखिरी है। सांस तक। अपनी आखिरी बर्थडे उन्होंने आपके साथ मनाया। आखिरी जी। अच्छा जी, उसके बाद मैंने कहा जी मैडम मुझे इतना मौसीकी के बारे में, कहती वो मैं आपको बताऊंगी, कहती एक मेरी शर्त है अब। मैंने कहा जी बताई। अगर मेरी शक्ल अच्छी ना आई तो मैं हाय। उसी वक्त छोड़ के चली जाऊंगी।
अच्छा जी, अब आप सोचें कलर टीवी आ चुका था, यही स्टूडियो था, हाँ, स्टूडियो, यहीं पे इसी- सेट लगा हुआ था, यही मैडम खड़ी हुई थी और उन्होंने छोटा सा एक, मैं ऊपर गया कंट्रोल रूम में, मैंने हेडफोन पहना तो मैं ऊपर से देख रहा था कि नागवारी सी आ रही अच्छा। है। अब मैं नीचे उतरा हूँ सीढ़ियों से, मैं गया हूँ तो इन्होंने कुछ नहीं मुझे कहा, कहती हैं आपके कैमरामैन कहाँ हैं, उनको बुलाइए। सारे आके यूँ खड़े हो गए। कहती है मेरे ख्याल है मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं हूँ कौन। मैं वो एक्ट्रेस हूँ, मैं वो सिंगर हूँ जिसने नौशाद के साथ अनमोल घड़ी में गाया, जिन्होंने मदर इंडिया और जिन्होंने मुग़ल आज़म में म्यूज़िक दिया। मैं वो एक्ट्रेस हूँ जिसने उनके साथ काम किया महबूब के साथ, जिन्होंने अनमोल घड़ी बनाई, जिन्होंने अंदाज़ बनाई, जिन्होंने मदर इंडिया बनाई। मैं वो एक्ट्रेस हूँ जिसने फरीदुन ईरानी जो पहले पारसी कैमरामैन थे उनके साथ का। मुझे चित्रौल हो रही है। चित्रौल, मुझे बेवकूफ़, मुझे पता है आप किसकी सिफारिश पे, ये भी कहा उन्होंने। अच्छा। हाँ, नबी अहमद साहब हैं वो, आप उनके थ्रू आए हैं और वो मेरे थर्ड असिस्टेंट होते थे जब मैं चंदवे कर रही थी, सोचिए। अच्छा, उन्होंने 1 सेकंड में सब कुछ को हिसाब कर दिया। अच्छा, अब मैं खड़ा हुआ था तो कहती हैं कि लाइट, अब देखें मेरी डबल चिन थी, आपने यहाँ शेड क्यों नहीं डाला। अच्छा, अब वो आया बांडोर लेके, उसने यहाँ किया, चिन गायब हो गई। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि अब आप इस तरह कीजिए कि पीछे बैंक, वाइट बैंक है ना, इसको ऊंचा करें और मेरे बालों को हाईलाइट करें। अब बाल भी हाईलाइट हो गए। उधर से अब सिर्फ मेरी साड़ी को, एक मेरे सिर्फ फेस को, एक अब सिर्फ मेरी आइज़ को छोटा बेबी लाइट, इतनी हाइट पे। मैंने कहा वो क्यों। कहते देखें जी, अब मुझे बड़ा दिल कर रहा था कि मैं आपको खूब कोसूं और गालियां दूं, मगर आपको पता नहीं लगा वो मेरे दिल में रहेगी। अगर आप मेरी आंखों में गौर से देखते तो रूह की गहराई तक चली जाती। अब मुझे उसका अंदाज़ा उस तरह हुआ कि जब वो, आपको याद होगा मैडम का एक गाना था, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, जो आखिरी आखिरी, हाँ, तो वो आपको पता है इस लाखों प्रोग्राम में का एक, आखिरी। जी, वो लाखों में एक का गाना जी। था जिसमें इजाज साहब हीरो थे और शमीम आरा ये गाती हैं चलो अच्छा हुआ। जी। अच्छा, उस दिन उनकी बेटियां भी आई हुई थी तीनों, तो उनकी आंखों में उन्होंने कहा नजम ये आखिरी जो लाइन है ना, अस्ताई और संचाई दोबारा से कर लो और क्लोज में रखना। अच्छा, मैंने कहा जी अच्छा। अब मैं ऊपर गया हूँ, मैंने हेडफोन पहना तो मैंने कहा अंधेरे में कहीं मैडम गई हैं। उन्होंने जाके ना आई ड्रॉप्स, एक्ट्रेस तो थी कमाल की, ग्लिसरीन डाली। उन्होंने ग्लिसरीन डाली और आ गई। अच्छा, अब वो बेबी लाइट ये है, अब मैडम ने यहाँ से शुरू किया, चलो अच्छा हुआ तुम अब ये लाइट लेके उन्होंने जब आईज खोली हैं तो लोगों ने, ओए मैडम तो रोई आज इस गाने में। इजाज, देखो कितना इम्पैक्ट था। मैडम नूरजहां ने क्यों कहा था ये लाइट लगाओ, मेरी सिर्फ आंखों में आए। कंप्लीट परफॉर्मर थी मैडम। बहुत अच्छा, वो कहते हैं ना कि एक मैडम गाना गाती थी, एक गाना उनके ऊपर तारी ऊपर होता था। कहती थी जब तक मैंने गाना नहीं सुना वो गाना मेरा नहीं होता, वो कंपोजर, जिस दिन मैं सुन लेती हूँ वो गाना मेरा हो जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। लोग ये नहीं कहते कि फलाने का, वो कहती नूरजहां ने जो गाया है, कितनी बड़ी बात है। और मैडम इतनी अच्छी खातून, इस कदर मैं आपको थोड़ी दो छोटी उनके अच्छाई के बारे में। उनकी आखिरी सालगिरह थी 21 सितंबर 2000। उनकी कॉल आई मुझे, कहती हैं कि नजम मैंने हुमा से कहा है कि तुम्हें टिकट दे दे और पीसी का करा दे, मेरा बहुत दिल कर रहा है, पता नहीं फिर मिले ना मिले। अच्छा, अब उनको तो नहीं पता था ये उनकी आखिरी सालगिरह। तो मैं उस वक्त बेग साहब होते थे, मैंने कहा बेग साहब वो मैडम मुझे कह रही टिकट वो मैं भेज रही हूँ। कहते वो क्यों देंगी, हम पीटीवी की तरफ से ऑफिशियली जाएंगे, मैडम नूरजहां हैं जिन्होंने तरन्नुम किया। तो मैं गया वहाँ पे, तो उन्होंने इतना रोई मुझे देख के। अच्छा, उन्होंने जब ये खोला तो इतना बड़ा डायलिसिस के बाद ना, कहती अब तो मैं तंग आ गई, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये। अच्छा, एक होता है ना जो डिपार्टिंग सोल है, उसमें प्रेमोनिशन जिसको कहते हैं, दे कैन सी अपने जो उनको रिश्तेदार या वो होते हैं। तो कहती है शीशे विचों ना पता नहीं कौन 3 सफ़ेद कपड़े पहन के झांकते रहते हैं सारा दिन। तो बानो उनकी एक थी, बीबी मैंने तो नज़र नहीं आया। मैंने कहा मुझे भी नज़र नहीं आ रहा। तो उनको नज़र आता है, जिस तरह मलका पुखराज में बता रहा था, व्हील चेयर पर जब पहला प्रोग्राम मैंने किया था यहाँ खिराज तहसीन, जब मेरी यहाँ ट्रांसफ़र हुई थी SGM, तो ताहिरा व्हील चेयर पर लेके आ रही थी, तो मामा आइन जब दोनों स्टूडियो वो जा रहे हैं नुसरत फ़तेह अली इत्थों उधर, वो भी उनका आखिरी प्रोग्राम था। तो अच्छा, अब मैडम उस वक्त मुझे कहती देखो नजम, मैंने ये कफन जो है इसको, मैं गई थी आबे ज़मज़म में, मैंने रखा हुआ बेटी से कहा जिस दिन मरूँ वेट ना करना किसी का, उसी वक्त मुझे दफना देना। अब देखिए उठ के अंदर गई हैं तो वो आगे साथ ही मुअल्लम जो थे वो आगे कहते हैं कि आप, मैंने अपना तारुफ करा, कहते अरे आप हैं ख्वाजा नजम। तो देखिए बीबी 3 साल पहले आई थी, तो उन्होंने कहा था मैंने इतने रोज़े इतनी नमाजें नहीं रखी, तो मुझे बताइए मुझे कितने वाजिब है। उन्होंने उसका निकाला, तो हाँ, तो उसके बाद उन्होंने कहा जी मैडम 90 लाख। तो कहती कैसे अदा होंगे। उसने कहा आप 10 औरतों की छतें डाल दें, औरतों की। तो कहती कि कैसे डालूं, मुझे तो कहते वो मैं करूँगा। आज के दिन वो सबकी छतें डल चुकी थी,
तो वो कहते हैं कि आज मैडम ऊपर जो है ना अब बड़े आराम से जाएंगी, उन्होंने किसी को कुछ नहीं देना। नजम भाई, मैडम की एक जो जाहो जलाल था वो वाक़तन उन्होंने आखिरी लम्हे तक दुनिया मौसीकी पे राज किया। ये क्या सबब है कि जब आपने तरन्नुम किया उसमें कुछ तो उनके फिल्मों के नोन गाने थे जो नए गाने सारे नजर हुसैन साहब, लेकिन जो गज़लें हैं गज़लें, उसकी, जी। भाई उसमें वो गज़ल बिल्कुल मुख्तलिफ है। लुत्फ वो इश्क में पाए हाँ, हैं हम। कि जी जानता है, क्या गज़ल है रंज भाई वो। ऐसे भी उठाए कि जी देखिए जी, क्या खूबसूरत अच्छा, वो शेर। जो अंदाज है गाने हाँ। का, अब वो बिल्कुल जो बेगम अख्तर स्टाइल चला रहा था वो नहीं है। ना, नहीं, नहीं। वो ऐसी चुलबुली गज़ल है वो। अच्छा, दूसरा थे कि मैडम में जो कमाल था ना, ऊपर भी बड़ा जी। और नीचे भी इतनी सहल से ऊपर नीचे जाती थी कि किसी को पता भी नहीं। अब देखिए आशा जी ने कॉल किया, उन्होंने कहा कि दीदी बहुत अच्छी आपकी है, ये तो जिन्नाती काम है। तो उन्होंने कहा नज़र हुसैन ने बनाई, तो क्या मैं ये कर सकती हूँ? अच्छा, कशिश उन्होंने अपना यही एल्बम किया, मगर वो नहीं चला इसलिए कि उनकी तो रगी की आवाज़ है। अच्छा, अब क्या हुआ, मैडम जब लंदन गई हैं तो उस वक्त इनकी कॉल आई है, आशा जी वहीं थे, मैडम ने अपना कार्ड इनको देती हैं जैसे सेल्फ्रिजेस में कि अगर आशा ये लताएं तो मेरा कार्ड दे देना। तो कहती मैं भी सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो आशा की कॉल, ये 93 की बात है, तो उसने कहा जी दीदी वो आर.डी. बर्मन का ओपन हार्ट सर्जरी है तो आपको याद करें। कहती मैं उसी वक्त अस्पताल गई तो वो लेटे हुए थे। उसने कहा दीदी मैंने इसको मना करा था ना गाए, नूरजहाँ की चीज़ को पकड़ना कोई आसान काम नहीं है, ये जिन्नाती काम है जो आपने किया। इसके तो गले की रविश ही है नहीं गज़ल की। विट भी तो बहुत मज़े की थी, ऐसी ऐसी वैसी मैडम तो खड़े खड़े हैं, पसंद नापसंद में बिल्कुल वाजिब। नहीं वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि अब वो कई ऐसे जोक्स हैं जो मैं अब आपको नहीं बता मुझे मालूम है, लेकिन एक बड़ा मज़े का जो खालिद हसन ने लिखा है वो ये कि दोनों कसूर के थे जी। सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब भी और मैडम भी, और 65 की जंग में दोनों के नगमे मशहूर हुए, तो कसूर म्यूनसिपल कमेटी ने कमाल फ़न दोनों को देने का ऐलान किया और उनसे सूफ़ी साहब से कहा कि उनको ले आइए मैडम को। अब वो मैडम से कहे जा रहे हैं कसूर चले, तो क्या जुमला उसमें मैडम क्या है ज़रा सुनाओ। वो ये लिखते हैं ठेठ पंजाबी में, हाँ। कि जब उन्होंने सूफ़ी साहब ने कहा कि भाई मैडम आप मेरे साथ कसूल चलिए, तो उन्होंने कहा पंजाबी में सूफ़ी साहब को खुदा दा खौफ करो, हले जंग बंद नहीं हुई है, जे दुश्मन दे जहाज ने बमबारी करती ते मलबे चो मैं तुहाडे नाल बरामद हुई ते मैं तो किसी ਨੂੰ मुंह विखान जोगी नहीं। क्या सेंस ऑफ ह्यूमर, मैडम का बड़ा जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर था। खान साहब खुश लिबास खातून, बहुत। देखिए जी मैं आपको ये बताऊं कि आप ये अक्सर एक बात बताते हैं 27वीं का दिन था, 2 बजे उनको तकलीफ हुई और उन्होंने अपने दामाद से कहा कि बेटे मुझे आगा खान ले चलो। अच्छा, अब वो गाड़ी में बैठे हैं और मैडम ने वो आगे से जो होता है उन्होंने अपने लिपस्टिक और वो देखा और बस यूँ करके बैठ गई। अच्छा, व्हील चेयर आई आगा खान हॉस्पिटल में, वो अपनी गाड़ी पार्क करने गया, अंदर लेके गए, उनका मैडम तो चली गई। आप अक्सर एक और बात भी बताया करते थे कि वो अपनी बेहतरीन साड़ी जी ड्यूरिंग ट्रेवल पहन, हाँ बिल्कुल बेहतरीन हर चीज़, अब डायमंड्स हैं या ज्वेलरी जब है। सफर कर रही हैं जी। कि सबसे ज्यादा लोग मुझे तब मिलेंगे तो मुझे सबसे ज्यादा खुश लिबास होना अच्छा, चाहिए। दूसरा ये था कि फैज साहब का उन्होंने 59 में जब फैज साहब वापस आए तो ये स्पेशली गई इजाज साहब के साथ उनके 79 घर, और कापी उन्होंने पेजेस टर्न करती जाएं। अच्छा, ख्वाजा साहब कहा करते थे कि तुम्हारी आवाज़ में तो नूरजहां तानपुरे भरे में, तुम्हें किस चीज़ की, इंस्ट्रूमेंट्स की तुम्हें ज़रूरत है, बगैर उन्होंने आप देखें 1 घंटा गाती रही। अच्छा, ये भी तो है कि बहुत सी चीजें खुद कंपोज की, ये सारी- रकीब से आके ये वापस सारी चीज़ उनकी अपनी जी, कंपोजिशन है। ये भी और ये मुझसे पहली सी मोहब्बत, ये भी अच्छा, मैडम की। मैडम पे तो इतनी बात हो जी, सकती मेरे ख्याल है है वो कि हाँ, हम अगर आगे चलें- बढ़ें। अब आगे जिन खातून का नाम है वो भी गज़ल की। आमद का भी वाक़या आपके साथ है जो अख्तर बकार अज़ीम की किताब में है, और जब उनका सेकंड कम बैक हुआ तो वो भी अख्तर साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि ये जब इकबाल बानो तशरीफ़ लाई मुल्तान से, तो क्या वजह थी वो आप बताएंगे कि कुछ अख्तर साहब से नाला हो गई, और ये बाकायदा कहा कि वो जो एक नया लड़का है ख्वाजा नजमुल हसन, मैं उसके साथ काम करूँगी। हुआ इस तरह कि वो आई अपना लॉन्ग प्ले लेके, जिसमें पिंक साड़ी अगर आपने देखा हो यूट्यूब पे बहुत आम है। अच्छा, वो लेके आई तो कहती चंदा, वो प्यार से तुम्हें जी, भी जी, चंदा जी, मुझे चंदा। भी चंदा। अच्छा, चंदा तो फौरन, तो मैंने कहा जी फरमाइए। ये ज़रा ज़हीर, राना ज़हीर यहाँ पे हेड होते थे, बड़े अच्छे मेकअप वाले,
तो उन्हें कहती चंदा देखो मुझे मीना कुमारी बना दो। जी। अच्छा अब वो मीना उसने वाकई बना तो दिया अख्तर भाई मीना। मीना कुमारी बनाने पर तैयार नहीं थे। अब तो सबके पास टाइम ही नहीं जी। होता था ना, वो प्रेजेंटेशन भी थे, वो भी थे, पीएम भी थे यहाँ, तो मेरे सारे जो चोर्स होते थे ना वो मैं किया करता था जी, उनके। क्यों सबब यही है आपसे दोस्ती का जी। कि आपने जिसको मीना कुमारी बनाना था, क्योंकि वो हम वो बाद बन की गई। कहानी हमें हाँ, याद है जो हाँ, बिल्कुल। लेकिन अच्छा फिर क्या अच्छा हुआ? जी, फिर ये हुआ कि वो बहुत अच्छी आई उसमें, और उन्होंने असद मोहम्मद खान की वो थी बैरी मोरे नैना, वो उन्होंने रिकॉर्ड कराया और वो बहुत पॉपुलर अच्छा हुआ। मुख्तसर जरा ये भी तो बताते चलिए ना, आप उस्ताद हैं हाँ। कि कहाँ से आई थी बानो? अच्छा जी, दिल्ली बानो की आपा थी? का ताल्लुक दिल्ली घराने से था। चांद खान जो थे उनके जी। उस्ताद थे, और उन्होंने उनको कुछ 10-15 साल ट्रेन किया, और फिर ये ऑल इंडिया रेडियो से गाती रही। उसके बाद फिर ये पाकिस्तान जब वो हुआ, मुल्तान में ही थी, जी, मुल्तान में मुल्तान आके वो सेटल हो गई, और पहली मर्तबा उन्हें जब वो फिल्म बन रही थी उनकी तू लाख चलेरी गोरी, पायल में गीत हैं छम छम के, पहली मर्तबा मास्टर इनायत हुसैन ने जब किसी ने कहा जी बड़ी अच्छी एक लड़की मुल्तान की आई है और उसको है भी ठुमरी और दादरा गा लेती है, उन्होंने इनको बुलाया। अब इन्होंने वो गाया। अच्छा बकौल मास्टर इनायत के जी 32 जोड़ लगे सन। उस ज़माने में स्प्लाइस होता था, आपको पता है ना, एक गाना अगर हो तो उसमें मुख्तलिफ एक इतने से भी गलती हो जाए तो दोबारा से टेक होती थी। तो कहते इन्ना दे 32 जाइंट लगे ही है उनका फिक्र अच्छा इस गाने पे, मगर गाया अच्छा था, पॉपुलर हुआ वो। दोनों गाने, उल्फत की नई मंजिल को चला और ये तो फिल्म में भी आया था। दोनों जी। दोनों गाने जी, दोनों गाने फिल्म में सबिया पे पिक्चराइज हुए थे दोनों गाने जी। और बड़े पॉपुलर हुए थे, फिल्मों में बड़ी पॉपुलर हुई। फिर टेलीविज़न जब 1964 में राइज हुआ तो फिर इन्होंने टेलीविज़न पे गाना शुरू किया और उसके बाद बड़ी पॉपुलर हुई। अच्छा मैं इनको फ़ोन किया करता था ट्रंक कॉल, तो मुल्तान, अच्छा चंदा मैं आ रही हूँ, अच्छा होटल रेलवे स्टेशन होटल ब्रगैंजा होता था। अच्छा। वो दोनों एंग्लोज थे, मियाँ बीवी, वहाँ बड़ा खुश रहती थी। अच्छा अब उनका मिस्टर ब्रगैंजा और एस रोलो और नेबलेट, ये हमारे जो डीजी यहाँ के डीएसपी होते थे, डीआईजी होते थे, वो तीनों बड़े अच्छे दोस्त थे। इन तीनों के इसी स्टूडियो में मैंने राहत काज़मी के साथ प्रोग्राम उन गोरों पे भी गोरों मैंने पे किया, किया। मुझे याद है, जी मैंने एंग्लो किया था, वो भी बड़ा अच्छा हुआ। मतलब मैंने क्या नहीं किया, मेरा मतलब मैं हर जगह पंगे लेने में मैं माहिर हूँ। मैं बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ। और हम ये भी बतलाते चले कि ये प्रोग्राम जो आज हो रहा है इसके भी हकीकतन डायरेक्टर प्रोड्यूसर खालिद साहब ही हैं, सब तय उन्होंने किया है। जी नजम भाई। अच्छा अच्छा फिर- बानो आपा में एक बड़ी खूबी ये थी कि वो ऑफ कैमरा बहुत, एक दिन मैं गया, मेरे घर के करीब ऑपोजिट रहा करती थी गार्डन टाउन में। आई वेंट टू हर प्लेस, तो एक दिन वो बड़े गुस्से में ना छितर चप्पल लेके वो एक पठान नौकर नया ने, अच्छा इनके घर में फरीदा जी की और इनके 31 दिन से ज्यादा कोई एक मुलाजिम रहता नहीं था। नहीं रहता। वो कहते कि शायद तनख्वाह मिल जाए, 31 को कहाँ मिलती है तनख्वाह। अच्छा अब वो जूता वो आगे के भाग रहे पीछे पीछे, ये रात को क्या करती, मार्कर से ना लिख देती थी किस पे? अंडों पे, अंडों के नंबर लगाती थी, एक नंबर अंडा, दो और नंबर टोस्ट पे भी, टोस्ट पे भी। हाँ। अच्छा अब वो जाहिल था, उसको क्या पता, वो खा गया, वो 5 नंबर अंडा खा गया। 5 नंबर गायब। सुबह जब इन्होंने उठी है 12 बजे 1 बजे, तो उसकी जो चित्रौल हुई है। खैर ये मजे की बात है तो लेकिन होती है। नज भाई आप की इब्तिदा में एक दफ़ा आप मुझे मानो आपा के यहाँ लेके गए थे और उन्होंने जो खातिर मदद की थी याद वो है? हमें याद है, बिल्कुल और याद वो है। शो भी बल्कि तुमने ही करवाया जी, था जी, उनका जी, यहीं जी। पे। उन्होंने, तुमने कहा था बल्कि आप इतना अच्छा खाना पकाते हैं, मेरा ख्याल है नेक्स्ट आपका प्रोग्राम किचन, ये मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं है शायद। अच्छा एक क्लिप है इकबाल बानो का कि उनकी गुफ्तगू है, जरा वो सुन लेते हैं। दादरा ये मैंने अपनी बेस बनाई। खान साहब ये भी जी मेरा ही प्रोग्राम पीटी वर्ल्ड, जब आपको याद होगा आप भी उसमें थे। जी उसमें और आपने वाकईतन मीना कुमारी फिर बना जी, दिया। नहीं, और अच्छी गुलाब लग रही से, थी, और बहुत अच्छी हसीन लग रही थी। बानो का ये जो अंदाज था खान साहब, जो उनकी गज़लें हैं सारी, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो खूबी थी, मुख्तलिफ थी इनकी आवाज़ की, गायकी का जी। अंदाज भी फरीदा जी से बिल्कुल मुख्तलिफ था। सीधा गाती थी, मगर जिस तरह हमारे उस्ताद कहते हैं ना, सीधा गाना जो है ना, जैसे हवा में गिरा बांधने वाली बात है।
साइमा, खालिद साहब ने मुझसे इकबाल बानो का एक कॉन्सर्ट करवाया और उसमें जो गज़लें थी वो पियाबाज प्याला पिया बाज प्याला, हाँ। ये इब्तिदाई उर्दू की जी, उर्दू की। कुली कुतुब शाह की गज़ल है या वो। बाज यक्तिल जिया जाए जे- ना। तो हाँ। लेकिन आपसे हम इतना मुश्किल कोई बानो की चीज़ नहीं गवाएंगे। अच्छा, अब आप बताइए कि आप इकबाल बानो सर, मैं को आपको- क्या खराज तहसीन पेश करेंगे? मेरी कहाँ मजाल, मैं तो बस कोशिश में हूँ। और अभी जो सुनाऊंगी वो है दागे दिल हमको याद आ। बाकी वाह। सदीकी, बाकी से दिन साहब। बहुत अच्छे शायर। दागे दिल
ख़वातीन हज़रात, बात इतनी दिलचस्प हो रही है रात गए की इस नशिस्त में कि वक्त का कुछ अंदाज़ा नहीं है और अभी बहुत सारी बात रहती है, क्योंकि हम जिन मेलोडी क्वींस का जिक्र कर रहे हैं उसमें अब अगर मलका पुखराज का जिक्र ना जी करें, बिल्कुल। क्या अच्छा उनसे भी आपका बहुत अच्छे मिजाज है? मैंने 13 प्रोग्राम किए बल्कि जो मामा तारा के। सैयद से आपकी जी, दोस्ती वो है भी बहुत अभी तक है। जी, बिल्कुल। अभी आई हुई है वो अमेरिका से और कल हमने खाने पे जाना है। अच्छा, इनके साथ मलका पुखराज के साथ आपने कौन सा प्रोग्राम किया सुर का सफ़र। और इस 82 पे आपको अवार्ड भी मिला? जी, उस पे अवार्ड मिला था और बहुत पॉपुलर हुआ था ये प्रोग्राम। मैं आपको एक बात बताऊं, मलिका पुखराज का जो तलफ़्फ़ुज़ और शुस्ता गायकी का जो अंदाज़ है, उस पे डॉक्टर जावेद इकबाल साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा था, उससे अच्छा कोई नहीं गा सकता तलफ़्फ़ुज़ और मैडम उनका। और देखें, ऑल इंडिया रेडियो की क्वीन थी ये 1932 में, और इनकी जो पहला गान वो जाहिद ना क्या है बोरी इतना पॉपुलर हुआ था कि लाखों के लोगों के ख़त आया करते थे उस ज़माने में। मामा बहुत अच्छी, एक तो बड़ी अच्छी कुक भी थी, बहुत अच्छे खाने पकाती थी। जब भी जाओ उन्होंने, मैं, राहत काज़मी, सायरा सामने रहा करते थे उनके घर में, दिन रात यही होता था। अच्छा, फिर उनके बाद पर्टिकुलर बहुत थी अपनी गायकी में। फिर इकबाल पे बड़ा उनको वो था और बड़े अच्छी उन्होंने चीज़ें गाई। मस्जिद कर्तबा उन्होंने गाई जो मुझे बहुत अच्छी लगी। अभी तो मैं जवान हूँ, वो तो खैर उनका था ही, थीम सॉन्ग होता था, मगर मुझे मस्जिद कर्तबा बहुत अच्छी लगी। मेरे ख्याल अगर वो हम सुन लें तो उसका थोड़ा सा एक टुकड़ा। अच्छा क्यों है जी, तो फिर जल्दी से सुनाइए। ख़वातीन हज़रात, मलका पुखराज की ज़िंदगी पर उनकी अपनी तहरीर सॉन्ग्स एंड ट्रू के नाम से आपकी ऑटोबायोग्राफी है, वो ज़रूर पढ़िएगा। खैर साहब, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला नाम हमारे पास रेशमा। मलका कौसार, मैंने बहुत काम किया। मलका अच्छा, से मैं आपको एक और बात बताऊं कि मैं रेशमा पे फिल्म बना रहा हूँ। अच्छा, और वो भी पंजाबी, मतलब जो उनकी लैंग्वेज जिस तरह बोलती थी ना, वो मैं कर रहा हूँ और पीटीवी की तरफ से हो गई है। अच्छा, रेशमा डिस्कवरी किसकी थी? रेशमा देखिए ये गा रही थी वहाँ पे शहबाज कलंदर के मज़ार पे, तो गिलानी साहब वहाँ, सलीम गिलानी साहब हमारे बड़े गुरु, हमारे सबके गुरु, वो वहाँ पे गए हुए थे। अच्छा, जब उन्होंने इसकी आवाज़ सुनी तो वो चौंके और उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपना कार्ड दिया इनको, उसने कहा देखो अगर तुम कराची आओ तो ये मेरा कार्ड है, आओ मैं तुम्हें रेडियो पे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। अच्छा, उस वक्त इनको इतना नहीं पता था, अचानक इनको एहसास हुआ कि कैसे खाएंगे, कहाँ पिएंगे, क्या करेंगे, जहन में आया, ये गए उनके वहाँ पे कराची। लकीली इन्होंने कार्ड जो था वो दिखाया, वो अंदर लेके गया, गिलानी साहब को पता लगा, उन्होंने इनको अंदर बुलाया। अच्छा, अब उन्होंने कहा आओ तो मैं रिकॉर्डिंग कराता हूँ। अच्छा, अभी अंदर गए, चीख मार के बाहर निकल आई, तो उसने कहा कहती है कोई आदमी खड़ा है। उसने कहा कौन सा आदमी, स्टूडियो में तो कोई नहीं है। वो साथ गए तो वो जो उस ज़माने में लंबे वो स्टैंड पे माइक नहीं होते थे, वो समझे वो आदमी खड़ा। इतनी इनोसेंट होती थी जी। तो आपके साथ पहला कौन मेरी पसंद दोनों, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और बहुत सारे प्रोग्राम्स और किए मैंने। हमारे पास क्या रेशमा जी का भी कोई क्लिप वे है? मैं चोरी चोरी तेरे नाल लाल अखा। भाई वाह, क्या अच्छी आवाज़ है। सब सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि वक्त बहुत कम है और हमारे पास नाम बहुत ज़्यादा है। अब अगली कहानी किसकी है हमारे पास? अब आप बताइए किसकी कहा। खैर साहब जी, ये चाहता है आपने ये इब्तिदा में क्या था? हाँ, देखिए ना, साल जो सबसे मुझे इतना दुख हुआ क्योंकि मेरी जो दोस्ती नैयरा से 72 से लेके टिल हर लास्ट डेज, एंड उन्होंने मुझे कभी रिफ्यूज़ नहीं किया था। बल्कि ये होता था कि बीच में जब अली और वो हुए तो वो मैं मिलने गया तो मैंने कहा कि नैयरा अब मैं अंदाज़े बयां शुरू कर रहा हूँ, ये शायरों का प्रोग्राम है। तो शायरी ने कहा हुर्निया गाएगी। मैंने कहा तुम डोंट ट्राई टू एक्ट लाइक रोशन आरा बेगम्स हस्बैंड। तो नैयरा ने उसको इशारा किया नजम से नहीं करना, क्योंकि बहुत प्यार था, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा। आप सोच, नैयरा यूज्ड टू कम एंड स्टे विद अस, और वो गाने बैठने, बच्चों को गोदी में लेके, मेरे जमाल और बासिम को बड़े प्यार से, इस तरह की दोस्ती थी नैयरा। दुनिया मेरी जवां है में आप जी क्या कैसे देखिए, दुनिया मेरी जवां में कौन कौन लोग थे? ताहिरा सैयद, टीना सानी, नैयरा, महनाज, फरिया परवेज, जिल्ले हुमा। और आपने वो इतनी पुराना काम जो था शमशाद बेगम से जोहरा बाई अंबाले वाली, उसके बाद इसके मलका पुखराज, अच्छा मैडम नूर जहां। अच्छा, नैयरा इनको बहुत शौक से गाती, मास्टर मदन को बड़े शौक से गाती है। मास्टर मदन को तो बहुत अच्छा गाती हैं, बल्कि आपको अगर कहें तो मैं वो सुना दूं। जी प्लीज। है हाँ जी, मेरा ख्याल है वो लगा दीजिए जरा। हैरत से तकरा जी। वफा मुझे
कितना बड़ा ये नुकसान बगैर है। म्यूजिक के, बिल्कुल। बगैर किसी चीज के। अच्छा, नैरा। आपने अब बगैर म्यूजिक की बात कर रहे हैं, आपने जो मुहर्रम में सलाम जी करवाया सलाम गालिब का, गालिब का सलाम मैंने नैरा से और वो क्या कमाल है। अच्छा, एक अजीब ही सोच है। हम पाकिस्तान टेलीविजन हम बड़े लकी थे, complete इतने अच्छे लोगों के साथ। देखो तुम और मैंने काम किया है कि ये लोगों ने तो दोबारा तो आना नहीं। अच्छा, हमने रात गए में, जी, रात गए में। में 2005 से शुरू किया जी। नैरा पे हमने पूरा प्रोग्राम किया जी। अच्छा, अब एक और आवाज जो हाय, वो तो मेरी क्या? फेवरेट है, महनाज। ऐसी नाइटिंगेल, मखमली आवाज थी। मखमली आवाज थी। देखें, कज्जन बेगम की बेटी थी, बहुत ही सुरीली, और जिस तरह मोती नहीं पिरोए होते, आवाज उनकी इस तरह थी। और पहला प्रोग्राम आपको याद होगा सुहेल राना साहब ने शुरू किया था, और उसमें क्या कहते हैं, अमीर इमाम साहब ने उनको इंट्रोड्यूस कराया था, और कितना खूबसूरत उन्होंने गाया वो। और उसके बाद फिर यहाँ आ गई हमारे पास, और यहाँ भी बहुत ही अच्छी उन्होंने चीज़ें। फराज, अच्छा मैं दो बताता चलूँ, फैज़ साहब और फराज साहब। मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं किताब खोल के कोई चीज़ सेलेक्ट करूँ। फैज़ साहब, देखिए कितने मैं लकी था कि उस वक्त वो पयाम मशरिक 76 में कर रहे थे, उसका तर्जुमा उर्दू में, अच्छा। पर्शियन से। तो उन्होंने कहा नजम 6 किस्तें मेरे ख्याल है हम करते हैं, और 4-4 चीज़ें मैं तुम्हें भिजवाया करूँगा। पहला तुमने इकबाल बानो, दूसरा फरीदा खानम, तीसरा मैडम, चौथा मेहदी हसन। इस तरह उन्होंने बाकायदा बनाया होता था। तो उसके बाद फिर मार्शल आर्ट, उसने कहा नजम अब मैं नहीं करूँगा, तुम अब वो कर लो। ये 76 की बात है। और उसके बाद देन आपको पता है कितना पॉपुलर हुआ, बहुत। हाँ, फिर फैज़ साहब की कई चीज़ें। अब जिस दिन मैंने टाल मटोल शुरू किया तो उस दिन वो लेके आए एक गीत था, कहते भाई बात सुनो नैरा, ये हाशमी साहब बाजे पे बैठे हुए थे, हमारे उस्ताद इतने प्यारे इंसान। मैंने ऐसा कोई बंदा देखे, 3 लोग जिनको मैं अल्लाह की कसम, दे लाइक डेमी गॉड टू अस, असलम अजहर, आगा नासिर, शुएब हाशमी साहब। क्या टेलीविजन के इतने, मैं pioneers कहता हूँ हैं। मैं कितना लकी जी, हूँ कि बिल्कुल, आई बिल्कुल। वर्कड विद देम जी। एंड आई एम सो हैप्पी। देखिए अब हम उनको याद कर रहे हैं बैठ कर, और बड़े अच्छे अल्फाज से याद कर आपने भी फराज का जिक्र किया, रहे हैं। जी, अब के तजदीद वफा का वफा का नहीं, ये उन्होंने भेजा था खलील साहब के। और अब हम अगर साहिब से कह दें कि हमें सुना दें तो क्या बात है। के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना, अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना। याद क्या तुझको दिलाए तेरा पैमान जाना, अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना। याद क्या तुझको दिलाए तेरा पैमान जाना, अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना।
जाना किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान, जाना अब की तजदीदे वफा का नहीं इम्कान, जाना याद क्या तुझको दिलाए तेरा पैमान, जाना अब की तजदीदे वफा का नहीं इम्कान, जाना। दिल कहता है कि शायद है फसुरदा तू भी, दिल कहता है कि शायद है फसुरदा तू भी, दिल की क्या बात करे दिल तो है नादान, जाना दिल की क्या बात करे दिल तो है नादान, जाना अब के तजदीदे वफा का नहीं इम्कान, जाना याद क्या तुझको दिलाए तेरा पैमान, जाना अब के तजदीदे वफा का नहीं इम्कान, जाना। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान, जाना किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान, जाना अब के तजदीदे वफा का नहीं इम्कान, जाना याद क्या तुझको दिलाए, याद क्या तुझको दिलाए तेरा पैमान, जाना अब के तजदीदे वफा का नहीं इम्कान, जाना। वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। very nice. अब मैं बिल्कुल आपसे नहीं कहूँगा किस्सा सुनाएं क्योंकि वक्त बहुत कम है, वरना हमें याद है कि फराज से आपकी ये दोस्ती थी कि वो प्रोग्राम जो नहीं चला म्यूजिक वर्कशॉप जिस पे फराज साहब सलमा आगा के वो नाखून वो ढूंढते नहीं, रह वो गए। खो गए थे उसके डायमंड। डायमंड, हाँ, जी। मेरे कमरे में वो ढूंढते रहे बेचारे फराज साहब। अच्छा जी, अब चलते हैं, 1974 की बात है और
सुखनवर प्रोग्राम था और एक लड़की मुल्तान से अपने वालिद साहब के साथ आई और उसको 3 गाने उनके वालिद ने कहा जी एक 3 कम से कम गाने कर लिए कि हमारे जाने का किराया भी बन जाएगा। वो गाने कौन से थे? 2 नैन कमल। अच्छा, उसके बाद नाहिद अख्तर, हाँ, वो लड़की फहमीदा रियाज की नज़्म थी और आपको उस वक्त फहमीदा जो थी ना इतनी अभी पॉपुलर नहीं हुई थी, लिंटास में वो काम करती थी, उनको हमने यहीं पे बुलाया था, उन्होंने आके वो रिकॉर्ड किया था। वो बाद में खुशबू वो जो उनकी बाकी की चीज़ें मशहूर वो बाद में हुई, तो ये उसने गाए थे और वो बहुत पॉपुलर हुई। उसके बाद उन्हें एम अशरफ साहब ने सुना और उन्होंने वो किसी मेहरबान ने आके उस पर उनको किया और उसके लिए तमाम रास्ते सिनेमा के फिल्मों के लिए खुल गए थे। अच्छा भाई, दामने वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया और इतनी बातें हैं अभी नाहिद के बारे में, तो एक बहुत हमने तो कोई बात रेशमा की नहीं की अभी, लेकिन ख़वातीन हज़रात, यही कमाल है इन फ़नकारों का कि इनका काम इतना बड़ा है कि उस पे वक्त छोटा पड़ जाता है। फ़नकार का काम आपको याद रहता है इसलिए कि उसका हुस्न आपके सामने है, लेकिन वो एक शख्स जो बज़ाहिर फ़नकार नहीं है लेकिन अदब, मौसीकी, क्राफ्ट, टेक्निक सबका जादूगर है, उसको कहते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न का प्रोड्यूसर। और आज पाकिस्तान टेलीविज़न के एक प्रोड्यूसर ने आपको ये किस्सा सुनाया है कि वो जो कहीं सामने स्क्रीन पे नहीं था, उसने कैसे कैसे शाहकार अपने सामने तख्लीक करवाए और कैसी कैसी आवाज़ें दी। खान साहब, ये प्रोग्राम मुझे नहीं पता कि मेलोडी क्वींस के बारे में था या आपके बारे में था। नहीं, मेरे बारे में हरगिज़ नहीं था, लेकिन लाजवाल था, खूबसूरत तरीन था। अब चूंकि नाहिद की बात आ गई है और उस गैरत नाहिद की हर तान है दीपक, खान साहब ने एक बड़ा कमाल का काम जो करवाया था वो था जो अमीर खुसरो को गवाया, और उसमें नाहिद अख्तर के काम कमाल है। उस पे इख्तिताम अगर आप कर दें तो क्या? बिल्कुल जी, ज़रूर, बिल्कुल। छाप तिलक सब छीन ले रे मुझसे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीन ले रे मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीन ले रे मुझसे नैना मिलाई के, 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 बात अधम कर दी रे मुझसे नैना मिलाई के, बात अधम कह दी रे मुझसे नैना मिलाई के। प्रेम भट्टी का मधुआ पिलाई के, प्रेम भट्टी का मधुआ पिलाई के, प्रेम भट्टी का मधुआ पिलाई के, मधुआ पिलाई के, मधुआ पिलाई के, मत वाली कर ली रे मुझसे नैना मिलाई के, छाप तिलक